नमस्कार मित्रों, कथा निधि चैनल पर आज आप सुनेंगे मालती जोशी की लिखी कहानी टूटने से जुड़ने तक। यह कहानी सन 1970 में धर्मयुग में प्रकाशित हुई। बड़ी प्यारी कहानी है, रिश्तों की व्याख्या करने वाली। तो आइए सुनते हैं कहानी। अलमारी के सामने खड़ी मैं देर तक साड़ियों को उलट पुलट करती रही। प्रसंगानुरूप साड़ी का चयन करने में वैसे भी देर लगती है, फिर जब प्रसंग अपने बेटे की शादी का ही हो तब तो यह उलझन और बढ़ जाती है। बनारसी साड़ी किसी दुल्हन की तरह सजीली लग रही थी तो चंदेरी किसी मुग्धा किशोरी की याद दिला रही थी। गढ़वाल का एक पीस था जो अपनी चमक दमक के कारण अलग ही दमक रहा था। एक इम्पोर्टेड नायलॉन की साड़ी पर मैंने 100-125 रुपए खर्चे करवा कर जरी का काम करवाया था, लेकिन आज तक उसे पहनने की हिम्मत ही नहीं पड़ी थी। सोचा कपिल की पत्नी के लिए अर्थात मेरी बहू के लिए इसे रख दूंगी। मैं दूसरी साड़ियां देखने लग गई। अंत में हल्की नीली कांजीवरम और लाल किनारों वाली टसर, ये दो मैंने पसंद की। अब इन दोनों में से भी मुझे एक का चयन करना बाकी था। दोनों ही साड़ियां सुंदर थी, एक साथ रॉयल भी और सोबर भी, सिंपल भी, सजीली भी लग रही थी। सोच ही रही थी तभी बिस्तर पर कोने में पड़े एक पैकेट की तरफ मेरी नजर गई। खोलकर देखा तो उस पैकेट में मोरपंखी कलर की लाल किनारे वाली बहुत ही बढ़िया महेश्वरी साड़ी, लेकिन बड़ी ठूस ठूस कर जल्दबाजी में भरी हुई दिखाई पड़ रही थी। उस साड़ी को देखने के बाद मेरे मन में उलझन ही नहीं रही। मैंने सोचा कपिल की शादी में यही साड़ी पहनूंगी। तय तो कर लिया, लेकिन साड़ी बड़ी ही गुड़ी मुड़ी हो रही थी, इसलिए प्रेस का बटन दबाया और साड़ी को टेबल पर फैलाया कि प्रेस करूंगी। जैसे ही मैंने हाथ में प्रेस उठाई तो मेरे आंखों के आगे वह प्रसंग जैसे के तैसे गुजर गया। मैं शाम की चाय की तैयारी में लगी थी कि पीछे से आकर कपिल ने मेरी आंखों को एक हाथ से मूंद लिया और दूसरे हाथ से यह साड़ी मेरे शरीर पर चारों ओर लपेट दी। उसके इस हास्यास्पद प्रयत्न पर मुझे हंसी आ गई और मैंने अपनी आंखों पर से उसका हाथ हटाते हुए पूछा, यह क्या है रे? यह अपनी माँ के लिए मेरी तुच्छ सी भेंट है, पसंद आई? लेकिन मैं साड़ी को देख ही कब रही थी। उल्लास से भरी हुई उसकी आंखों पर मेरी नजरें टिक गई थी। उसने लजाकर अपनी आंखें नीचे कर ली थी और पूरी की पूरी साड़ी मेरे शरीर के इर्द गिर्द लपेट दी। तभी परिचित पदचाप सुनाई दी और थोड़ी ही देर में बच्चों के पापा हमारे सामने डाइनिंग रूम में थे। ये क्या फैंसी ड्रेस कर रखा है? आते आते ही उन्होंने पूछा। ये कपिल शैतानी कर रहा है। मैंने जल्दी जल्दी अपने आप को साड़ी से मुक्त करते हुए कहा। साड़ी को झट से समेटकर कपिल कमरे से बाहर निकल गया। जाते जाते कपिल ने मेरी ओर अनुनय भरी दृष्टि से देखा और मैंने प्रसंग को वहीं समाप्त कर दिया। चाय के बाद उन्होंने मेरे हाथ में लिफाफा दिया जिसमें घर खर्च की रकम होती थी, और तब मुझे याद आया कि उस दिन पहली तारीख थी। कपिल को पहली तनख्वाह मिली होगी और सबसे पहले वो अपनी माँ के लिए भेंट लाया है। लेकिन कपिल की पहली तनख्वाह इनके लिए कोई मतलब नहीं रखती थी। वे उसकी नौकरी से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। वे तो कपिल को और पढ़ाना चाहते थे, रिसर्च, किसी और विषय में मास्टरेट या और कुछ नहीं तो LLB ही सही, पर सेकंड क्लास MSc की डिग्री को मूलधन मानकर जिंदगी में आगे बढ़ना उन्हें पसंद नहीं था। और कपिल था कि कॉलेज का दोबारा मुंह न देखने की कसम खा चुका था। 8 महीने के अनवरत परिश्रम के बाद में उसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की ये नौकरी मिली थी। पिता ने उसके लिए 2 शब्द भी कहीं खर्च नहीं किए थे। इन 8 महीनों में लड़का जिस मानसिक यंत्रणा से गुजरा उसकी एकमात्र साक्षीदार मैं ही थी। इसीलिए उसकी यह नौकरी मेरे लिए अभिमान और आनंद का भी विषय थी। कपिल का और मेरा एक अलग संसार था। अपने भाई अनिल से बेहद प्यार करने के बावजूद अनिल के साथ में अपनी सभी बातें शेयर नहीं कर पाता था। उसके सामने वह सदा ही एक हीन भावना से ग्रस्त हो जाया करता था। कहने को तो कपिल ही बड़ा भाई था। इस हीन भावना का बीज अनजाने में बच्चों के पापा ने ही उसके मन में डाल दिया था। कपिल केवल रंग रूप ही नहीं, विद्या बुद्धि भी मेरी ही लेकर आया था और अनिल ठीक अपने पिता पर गया था। वैसा ही सुदर्शन व्यक्तित्व और बहुमुखी प्रतिभा
जब दोनों बच्चे छोटे थे तो उनके पापा अक्सर अनिल को लोगों के सामने भी और वैसे भी माय बॉय, माय प्रिंस कहकर बुलाते थे। सुनकर कपिल का चेहरा इतना सा निकल आता था। एक उम्र को छोड़ो तो हर चीज में, हर बात में वह अपने भाई से कम ही हो जाता था। यूँ कहने को वह कभी फेल भी नहीं हुआ और न ही कक्षा के डल विद्यार्थियों की सूची में उसका नाम था, पर अपने पापा की अपेक्षा के अनुरूप असाधारण बुद्धिमत्ता का स्वामी भी वह नहीं था। उन दिनों रिजल्ट का दिन मेरे लिए सबसे कठिन और दर्द भरा हुआ करता था। अपने अपने रिजल्ट कार्ड लेकर दोनों ही गाड़ी से कूदकर उतर के दौड़ते हुए घर में आते और पापा को घेर लेते। सबसे पहले रिजल्ट देखा जाता था अनिल का, जबकि कपिल बड़ा था, देखना उसका चाहिए था। अनिल को शाबाशी देकर फिर कपिल की ओर मुड़ते और कहते, कहिए बरखुरदार, आप क्या झंडे गाड़ कर आए हैं। इन शब्दों में जो क्षोभ, निराशा और तिरस्कार का सम्मिश्रण होता था, उससे मैं तो क्या नन्हा कपिल भी बड़ा आहत हो जाता था। बड़ा होते होते इस प्रसंग से कपिल इतना भय खाने लगा कि उसका रिजल्ट उसके पापा तक पहुंचाने का काम मुझे ही करना पड़ता। अपनी सारी निराशा उड़ेलकर वे जो कुछ कहते, मैंने वो सब कभी भी कपिल तक नहीं पहुंचाया। पर मन में हमेशा यही आता कि भगवान, यह लड़का किसी औसत साधारण बुद्धि वाले व्यक्ति के यहाँ क्यों नहीं पैदा हुआ। वहाँ कम से कम इसके गुणों की पूछ परख तो होती। ठीक ऐसी ही बात मैंने अपने लिए भी कई बार सोची है। उस सर्वगुण संपन्न व्यक्ति के व्यक्तित्व के सामने मेरा कद इतना बौना हो गया था कि सारी जिंदगी अपने पर शर्म करते ही बीती है। यूं ही जरा सोच में डूब गई थी। पर तूने अपना ये क्या हुलिया बना रखा है। उसके धूल सने बालों और कपड़ों को देखकर मैंने पूछा, अरे ऊपर मजदूरी जो कर रहा था, बस अभी 2 मिनट में नहा धोकर फ्रेश हो जाता हूँ, जेंटलमैन बन जाता हूँ। फिक्र मत करो, दूल्हे का भाई ही लगूंगा, नौकर नहीं। वह हंसते हुए बोला, ऊपर का काम क्या अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अभी अभी खत्म हुआ है और बाकी सब लोगों को भी जेंटलमैन बनने के लिए उनके घरों पे भेज दिया है। वे सब लोग 8 बजे तक मंडप में पहुंच जाएंगे और हम लोग 7 बजे, हमको 7 बजे चलना है। लेकिन पहले तुम ऊपर चलकर मुआयना तो कर लो, इंस्पेक्शन करो और ये बताओ कि दादा भाई का रंगमहल मैंने कैसा सजाया है। शैतान, मैंने उसके कान यूं ही पकड़ते हुए कहा, पर वो खींचकर मुझे ऊपर ले ही गया। सच में ऊपरी मंजिल तो पहचान ही नहीं जा रही थी। सफेदी और वार्निश का मिलीजुली गंध नाकों में भर रही थी, जो कि आज खुशी के माहौल में मुझे वो भी बड़ी अच्छी लग रही थी। कागज के बंधनवार और बिजली के लट्टों की मालाएं, झालरें पूरी छत पर झूल रही थी और कपिल का कमरा पर्दों से लेकर कारपेट तक सब कुछ नया था। ट्रांजिस्टर, घड़ी, बुक शेल्फ जैसी चीजें पुरानी थी, लेकिन उन्हें ऐसा चमकाया गया था कि वे भी बड़ी नई नई लग रही थी। लैम्पशेड और टेबल फैन मेरे कमरे से स्मगल करके यहाँ लाया गया था। कुर्सी पर कपिल बैठा था, बड़े मासूम सी शक्ल बनाए। इन्हें देखो मम्मी, सुबह से जान हलकान किए हुए हैं, पर मजाल है कि एक बार भी मुस्कुराए हो। इस बात पर कपिल बोला कुछ नहीं, बस उसने अनिल को पकड़कर अपने गले से लगा लिया। राम लखन की जोड़ी देखकर मन में पता नहीं क्या हो गया। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संयत करके बोली, देख कपिल, अनिल आ गया तो घर में कुछ रौनक तो हुई, और तू था कि तार ही नहीं करने दे रहा था उसे। क्यों दादा? अनिल ने बनावटी गुस्से से पूछा। कपिल फिर भी कुछ नहीं बोला और अनिल को और जोर से सीने में भींच लिया। कपिल की ये आदत भी मुझ पर ही गई थी। वह भावनाओं के आवेग को कभी भी शब्दों में नहीं प्रकट कर पाया। नीचे उतरते हुए सोचा, सचमुच अनिल आ गया तो कैसी रौनक हो गई है, नहीं तो घर में कैसी मुर्दनी सी छाई हुई थी। हमेशा की तरह कपिल ने मेरे द्वारा ही अपनी बात पापा तक पहुंचाई थी। सुनते ही वे भड़क उठे थे। व्हाट नॉनसेंस! एक पोस्ट मास्टर की लड़की से शादी? क्या दुनिया में और लड़कियां नहीं रह गई हैं? मैंने प्रयत्नपूर्वक स्वर को शांत रखते हुए कहा था, कपिल शादी पोस्ट मास्टर से नहीं कर रहा, उनकी लड़की से कर रहा है, और लड़की बड़ी प्यारी और सुंदर है, उसके साथ ही पढ़ी हुई है और उसके कॉलेज में लेक्चरर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कपिल और वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। अरे मेरे स्टेटस, मेरी प्रेस्टीज का भी कुछ ख्याल किया है? मन में आया कि पूछूं, अपनी शादी के समय मेरे बाबूजी ने स्टेटस कब देखा था? पर जो बात जिंदगी भर नहीं कह पाई, आज समय नहीं था कि मैं वह बात कह पाती। सिर्फ इतना ही कहा, घर में 4 भाई होते हैं, उनकी सभी की पोजीशन एक सी नहीं होती है।
4 बहनें होती है, 4 अलग अलग तरह के स्टेटस और पोजीशन वालों को ब्याह दी जाती है, तो इससे क्या रिश्ते टूट जाते हैं? तुम तो ऐसा कहोगी ही। तुमने जिंदगी भर किया ही क्या है? हमेशा उसकी कमजोरियों पर पर्दा ही डाला है, हमेशा उसकी गलतियां नजरअंदाज की है। यू हैव स्पॉइल्ड दैट बॉय। वे गुस्से से उफन रहे थे। उनकी बात पूरी भी न हो पाई थी कि दरवाजे पर कपिल की आकृति उभरी। पापा, आप और कुछ भी कहें, पर मम्मी पर यह इल्जाम नहीं लगा सकते। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जैसा भी हूँ, मम्मी की ही तपस्या का प्रतिफल हूँ। आपके रहते या तो मैं असाइलम में होता या फिर जेल में होता। रही बात पोजीशन की, तो मैं स्वयं भी कभी इस लायक रहा नहीं, फिर बहू के स्टेटस के लिए इतना आग्रह क्यों? हम दोनों अवाक होकर देखते रह गए। नौकरी चाहे छोटी ही क्यों न हो, किसी में इतना आत्मविश्वास, इतना साहस भर सकती है, यह मेरे लिए आश्चर्य की बात थी। लेकिन पापा को मनाया नहीं जा सका। कपिल चाहता था कि कुछ दिन ठहर जाए और पापा या मन जाए या उनके मान जाने की राह देखी जाए, पर मैंने नहीं माना। मैं जानती थी कि अपनी बात से पीछे हटना यह उनके स्वभाव में नहीं है। दूसरा, मुझे ये भी डर था कि वे किसी दूसरे विवाह प्रस्ताव को जबरदस्ती कपिल पर न थोप दे। कपिल उनका विरोध कर सकेगा, इसका मुझे कम ही विश्वास था। ठीक यही मैं नहीं चाहती थी। मेरे अवचेतन मन में अब भी उन पलों की याद ताज़ा थी जब जयमाल के समय अपने सौभाग्य पर इठलाती हुई मैं अपने आसपास के फुसफुसाहटों को सुनकर स्तब्ध रह गई थी। कोई तो धीरे आवाज में कह रहा था, मैनेजर साहब ने चांदी की डोर में सोने की मछली फांसी है। दूसरा कह रहा था, और क्या, विदेश जाने के प्रलोभन को हर कोई नहीं टाल सकता। बड़े आदमियों की बेटियां देख कर नहीं, तौल कर बह जाती है। इन सारी बातों को सुनकर मेरी उमंग का रंग फीका पड़ गया था। माँ ने समझाया भी था कि ये सब ईर्ष्या का चमत्कार है। ये लोग मेरे सौभाग्य को सह नहीं सके थे। पर बहुत दिन मेरा यह भ्रम नहीं चला। मैंने पाया कि प्रणय के निकटतम क्षणों में भी ये मेरे पास होकर भी मेरे नहीं होते थे। यूँ शिकायत का कोई अवसर भी नहीं आया कभी। पर यह भी सच है कि मैं ताउम्र पत्नी ही बनी रही, प्रेयसी कभी नहीं हो सकी। इसीलिए मैंने पास की एक तिथि निश्चित करके महू में शादी करना तय कर लिया। हालांकि कपिल ने हर चीज के लिए मना कर दिया था, फिर भी मैं चुपके गहने और कपड़े तैयार करती रही उसके बहू के। परंतु अकेली ये सब काम करते करते मैं तो हाफ गई थी। इसलिए खड़गपुर तार देके अनिल को घर बुलवा लिया। मन में एक डर भी था कि पढ़ाई का हर्जा करके इस तरह से उसे बुला लेने से इसके पापा नाराज होंगे। पर अनिल ने आते ही इस तरह से हम लोगों पर बरसना शुरू किया कि किसी और को अपना गुस्सा निकालने का मौका ही नहीं मिला। यह शादी का घर है? 4 आम के पत्ते तक नहीं लगाए गए, एक गणेश जी की तस्वीर लग जाती। अरे 10 पैसे में तो आती है। और ये महू का क्या चक्कर है? क्या यहाँ जगह नहीं मिली? और मेहमान कहाँ आएंगे? यहाँ नहीं आएंगे? कार्ड भी अभी तक प्रेस में नहीं गए हैं। कब छपेंगे और कब बटेंगे? केवल बरस कर ही वो चुप नहीं हुआ। न्यू पलासिया में अपने एक दोस्त का बंगला उसने खाली करवाया और मेहमानों को उसी पते पर आने का निमंत्रण दे दिया। अपने नाम से निमंत्रण कार्ड भी छपवा दिए। मेरे ना कहते हुए भी अपने दोस्तों की मंडली लेकर ऊपर की मंजिल की सफाई करने में जुट गया था। कंपाउंड में कोका कोला के क्रेट्स, शामियाना, लॉन चेयर्स, डीजे, इलेक्ट्रिशियन, इन सब की भीड़ हो गई। घर सचमुच ही शादी का घर लग उठा था। मैं डरते डरते कभी उसे कहती भी कि बेटे, तेरे पापा। वह कंधे उचका कर कहता, ओ मम्मी, हु केयर्स फॉर द ओल्ड मैन। ये कहकर वो अपने काम में लग जाता। परसों की गाड़ी से भैया भी आ गए थे और इनसे लड़ झगड़ कर पलासिया वाले बंगले में जा डटे थे। भैया के आने से मुझे भी जरा हिम्मत बन गई थी। किसी काम से बाहर आई तो देखा इनकी गाड़ी पोर्च में खड़ी थी। रामधुन साहब। जी मालकिन। वह शामियाने में गमलों की सजावट करने में व्यस्त था। चाय दे दी? इस बार उसका चेहरा देखने लायक था। मुझे बताना तो था। ध्यान ही नहीं रहा मालकिन, आप शायद ऊपर थी। मैंने उसे डांटना चाहा पर चुप हो गई। उसका क्या दोष, मेरा ही कहाँ ध्यान था। 5:45 हो रहे थे। इसका मतलब उन्हें आए पौन घंटा हो गया। नौकर तो 4-6 दिन से अनिल के ही हो गए थे। चाय बनाते हुए मैंने सोचा कि बेटे के शादी के प्रति उदासीनता दिखाने के लिए वे आज ऑफिस चले गए थे। आखिर इस बात का ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता क्या थी? घर पर भी तो रह सकते थे। विचारों में तल्लीन मैंने अभ्यस्त हाथों से चाय की ट्रे तैयार की। चाय की ट्रे लेकर मैंने इनकी स्टडी में प्रवेश किया। इन्होंने हाथ का अखबार उठाकर परे रख दिया और टेबल पर से डायरी, पेन, घड़ी वड़ी उठाकर
मुझे ट्रे रखने के लिए जगह बना दी। कुछ तीखा व्यंग भरा सुनने की मुझे अपेक्षा थी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। काफी देर हो गई क्या आकर? हाफ एन आवर। स्वर इतना शांत ठंडा था कि मुझे मेरे कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे पता ही नहीं चला, बट नेचुरल। मैंने फिर एक बार आश्चर्य से उनके चेहरे की तरफ देखा। कुछ भी ऐसा नहीं था जो पकड़ में आ सके। एनी लेटर्स? उन्होंने चाय का कप हाथ में लेते हुए पूछा। ओह, आज तो लेटर बॉक्स खोलने की याद ही नहीं रही। मैंने रामधुन को आवाज देकर चिट्ठियां निकाल लाने को कहा। वे बड़े सहज भाव से चाय पीते रहे। मेरे गले से चाय का एक घूंट भी नहीं उतर रहा था। रामधुन चिट्ठियां लेकर आ गया, उनके सामने रख दी। मेरा दिल धक से रह गया, क्योंकि सबसे ऊपर ही ऊपर कपिल की शादी का निमंत्रण पत्र था, जिसमें होस्ट के नाम पर अनिल का नाम छपा हुआ था। इन्होंने पत्रिका खोली, पढ़ी, फिर वापस लिफाफे में रख दी। उसके बाद में दूसरी और तीसरी चिट्ठी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे एकटक अपनी तरफ देखते पाया तो नॉर्मली पूछा, एनीथिंग स्पेशल? नो, नथिंग, मैंने घबरा कर कहा और कमरे से उठ आई, मगर मन ही मन बड़ी घबराई हुई थी, शंकित थी। ये इन्हें क्या हो गया है? परसों से ऐसे चुप से हो गए हैं। नाराज होना तो दूर, किसी अप्रिय बात तक उठाते नहीं, ना कोई चर्चा करते हैं। ऐसा तो इनका स्वभाव नहीं था। मन ही मन उबलना या कुढ़ना, ये तो मेरा स्वभाव है। इन्हें तो बरसना ही आता है। जब बोलने पर आते हैं तो सामने वाला बुत बन के खड़ा रह जाता है। असंगत आचरण चाहे अच्छा हो या बुरा, आश्चर्य में तो डाल ही देता है। पता नहीं क्यों मुझे बाबूजी की याद हुई। अपने समय में बाबूजी जमदग्नि के अवतार थे। हम लोग तो उनके सामने पढ़ते ही नहीं थे। उनके अंतिम दिनों में मैं उनसे काफी खुल गई थी। अक्सर हम दोनों बगीचे में लॉन चेयर पर बैठे धूप सेकते रहते, या फिर बरामदे में बैठकर मैं उन्हें कुछ पढ़कर सुनाती रहती। भाइयों के बच्चे फिल्मी गानों पर थिरकते हुए आसपास से निकलते रहते। भाभियाँ स्लीवलेस पहने, ऊंचे जूड़े बनाए, खुले सिर भाइयों के साथ वक्त बेवक्त बाहर से आती जाती रहती। घर में दिन भर ठहाके गूंजते रहते, पर बाबूजी कुछ न कहते। एक बार मैंने इस बात को लक्ष्य कर कुछ कहा तो बाबूजी ने नख दंत विहीन मृगराज के बारे में एक संस्कृत श्लोक सुनाया। श्लोक बड़ा करुण था और बाबूजी के पोपले मुख से सुनकर वह और भी करुण लगा। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा था, बेटा अब तेरी माँ नहीं रही, अब किसी से क्या कहना और क्या सुनना। इस प्रसंग की याद आते ही मैं चौंक उठी थी। जूड़ा बनाकर और साड़ी पहनने ही जा रही थी कि मन इतना उदास हो आया कि वहीं पलंग पर बैठ गई। अकेले पड़ जाने का यह बोध ही क्या उन्हें अंतर मन तक मथ गया है? क्या यही उनके चुप हो जाने का कारण है? वे चाहते तो सारा आयोजन यूं ही उखाड़ फेंकते। गरजते बरसते उनके उस आचरण पर मुझे जरा भी आश्चर्य न होता, पर यह चुपचाप सह जाना, उनके जिस निर्द्वंद व्यक्तित्व से मैं जीवन भर सहमी रही, उसके अभाव में उनकी प्रतिमा एकदम ही लाचार अपंग सी हो उठी और मेरा हृदय करुणा से भर उठा उनके लिए। हमारा विवाह चाहे एक अनुबंध था, परंतु ये सच था कि मेरे साथ उन्होंने कभी अन्याय नहीं किया। अनेक प्रलोभनों और आकर्षणों को ठुकराकर उन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठता का परिचय हमेशा दिया। उनकी इस दृढ़ता की नींव पर हमारा दाम्पत्य जीवन पिछले 28 वर्षों से सम्मान के साथ खड़ा था। उनकी एक निष्ठा के सामने मेरी जीवन भर की व्यथा मुझे एकदम बड़ी हीन सी लग रही थी। मन ही मन कोई निश्चय जन्म ले रहा था। ओह मम्मी, अभी तक तुम तैयार नहीं हुई? हमें 7 बजे निकल जाना है। 7 PM शार्प, अनिल ने आंधी की तरह कमरे में आकर कहा। वह नहा धोकर तैयार होकर आया था और बड़ा प्यारा लग रहा था। अनिल बेटे, दरअसल वह अपने पापा की तरह जिद्दी था और उसका विरोध करना संकट का सामना करने जैसा ही था। तभी उसके पीछे कमरे में कपिल आया तो मुझे जरा बात कहने का ढाढ़स बंधा। बात यह है बेटा कि वहाँ सब बच्चों के बीच में मैं क्या अच्छी लगूंगी? तुम लोग ठीक से एंजॉय भी नहीं कर पाओगे। मैंने देखा कपिल का चेहरा वेदना से भर उठा है और अनिल गुस्से से पांव पटकते हुए बोला, मैं पहले ही जानता था आप इसलिए नहीं चल रही है कि श्रीमान पापा नहीं जाएंगे, ठीक है ना? मैंने सहानुभूति की आशा से कपिल की ओर देखा, मगर वो तो खिड़की से बाहर देख रहा था। आपको सिर्फ उनका ख्याल है? बेटे की शादी से भी बढ़कर उनकी एक जिद के लिए आप सबका मूड बिगाड़ने पर तुली हुई है। यू हैव स्पॉइल्ड हिम। जब बोल बोल कर वह थक गया तो बोला, आई एम वेटिंग इन द कार, और पाँव पटकता हुआ वह बाहर निकल गया और कार में जाकर बैठ गया। उसके दोस्त ने अपनी गाड़ी दुल्हन की तरह सजा संवार कर भेज दी थी। अनिल के बाहर जाने से वातावरण का तनाव कुछ कम हुआ।
मैंने कपिल की ओर देखा। उसकी आंखें भर आई थी, होठ थरथरा रहे थे। मम्मी प्लीज, उसने कहा और चुप हो गया। ज्यादा बोलने की उसकी आदत नहीं थी। उसे अंक में भरते हुए मैंने कहा, कपिल बेटे, आज तुम मेरी बात नहीं समझोगे। तुम्हारे 7 फेरे पड़ जाने के बाद दाम्पत्य जीवन की सच्चाई का तुम्हें पता चलेगा। बताओ, इस वक्त मैं उन्हें अकेला कैसे छोड़ दूं? तुम्हारे साथ मामा है, अनिल है, मित्र है और सबसे बढ़कर अनुराधा है। बेटे, विवाह केवल प्रणय का बंधन ही तो नहीं है, इससे आगे भी बहुत कुछ है। एक दूसरे को सहारा देने की शर्त है। मेरी बात समझ रहे हो ना? कपिल बिना कुछ कहे मेरे पैरों पर झुकाया। मेरे अनगिनत आंसू आशीर्वाद बनकर उसके कपाल पर गिरते रहे। अच्छा चलो मम्मी, उसने भर्राए गले से कहा। जाने से पहले अपने पापा के पैर नहीं छुओगे? उनका आशीर्वाद नहीं लोगे? उसने व्यथित नजरों से मेरी ओर देखा, पर मुझे मालूम था कि मेरी बात वह ठुकरा नहीं सकता। उसकी जगह अनिल होता तो शायद मैं कहती भी नहीं। वे आराम कुर्सी पर लेटे पुस्तक पढ़ रहे थे। मैं कुर्सी की पीठ पकड़कर खड़ी हो गई। मुझे याद आया, बचपन में इन बच्चों की जब पापा के कोर्ट में पेशी होती तो मैं इसी तरह उनके पीछे खड़ी रहती। मेरी उपस्थिति से बच्चे आश्वस्त अनुभव करते। आज भी स्थिति शायद कुछ वैसी थी, इसीलिए मैं उनकी कुर्सी की पीठ पकड़कर पीछे खड़ी थी। कपिल जा रहा है। उन्होंने पुस्तक आंखों के सामने से हटाई ही थी कि कपिल उनके चरणों में था। खुश रहो, खुश रहो, ये एकाएक व्यग्र होकर बोल पड़े। शायद वे इस स्थिति के लिए तैयार नहीं थे। हो सकता है ये मेरा भ्रम ही हो, पर मुझे लगा कि उनकी आवाज कांप रही थी। कपिल के सर पर रखा उनका हाथ भी कांप रहा था। डू कम पापा प्लीज, कपिल ने कहा, पर उसकी आवाज भी भर्राई हुई थी। श्योर श्योर, इन्होंने कहा, पर उनकी बात पूरी होते होते कपिल कमरे से बाहर था। थोड़ी देर में कार स्टार्ट होने की आवाज आई और धीरे धीरे उसकी आवाज दूर होती चली गई। अनजाने कुछ आंसू की बूंदें मेरी आंखों से ढलक गई। इनका ध्यान गया। इन्होंने मेरी तरफ मुड़कर पूछा, तुम नहीं गई? मैं चुप रही। चली जाती, बच्चों का मन रह जाता। उन्होंने फिर कहा, चली कैसे जाती? तुम जो यहाँ बैठे हुए हो, बच्चों से तिरस्कृत होकर, सारी दुनिया से कटकर, नौकरों से अपमानित होकर, नौकरों की अवज्ञा और मेहमानों के उपहास का पात्र बनकर तुम यहाँ बैठे रहे। मैं तुम्हें इस स्थिति में यहाँ छोड़कर चली जाऊं? ऐसी पाषाण हृदय तो मैं नहीं हूँ। पर ऐसा सब कुछ मुंह से कहा नहीं जा सका। मैंने कहा ना, मेरे आवेग को मैं कभी शब्दों में नहीं प्रकट कर पाती। मैं बस वहीं नीचे बैठ गई। बोली, वहाँ भैया है तो वो देख लेंगे, यहाँ भी तो कोई चाहिए। उन्होंने पहले तो मेरी ओर देखा, फिर दोनों हाथ लेकर अपनी जलती हुई आंखों पर रख लिए। उस स्पर्श से सिमटने की, सिहरने की, सूख जाने की मेरी उम्र कभी की बीत चुकी थी, पर उस उम्र में भी वह स्पर्श कभी इतना एकात्म, इतना आत्मीय, इतना मुखर, इतना तरल कभी नहीं था। अभी आपने सुनी मालती जोशी की लिखी कहानी। कहानी में दाम्पत्य जीवन की गहनता को बड़ी खूबसूरती से उन्होंने दिखाया है। कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। बताइएगा।
ज़रूर बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मालती जोशी की लिखी कहानी टूटते बनते रिश्ते। कहानी में दाम्पत्य जीवन की गहनता को बड़ी खूबसूरती से उन्होंने दिखाया है। कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टूटते बनते रिश्ते। कहानी में दाम्पत्य जीवन की गहनता को बड़ी खूबसूरती से उन्होंने दिखाया है। कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।